वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की। ब्लू वाटर पॉलिसी या इसे हिंदी में कहें नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, पुर्तगालियों की एक ऐसी नीति जिसके द्वारा इन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया। किसे नियंत्रित करने का प्रयास किया? हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को इन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया। ये नीति लाने वाला कौन था? तो ये नीति लाने वाला था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। कौन था ये फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ये तो हमने एक इंट्रो के तौर पर देख लिया कि आखिर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, लेकिन इसकी गहराई को समझने के लिए थोड़ा हम और पीछे चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां आपको 4 प्रमुख यूरोपीय देश देखने को मिलते हैं जो समुद्री रास्ते से व्यापार के इरादे से भारत पहुंचते हैं। ठीक है, इन 4 प्रमुख यूरोपीय देशों में पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत। ये आए थे 1498 में। पुर्तगाली आए 1498 में। ठीक है, यही पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है जो कि 1498 में आते हैं। उसके बाद डच का मतलब नीदरलैंड वाले, डी स्टैंड्स फॉर डच। ये 1595-96 में आते हैं। यहीं पे आपको नीदरलैंड मिलेगा। नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश, जो 1600 में भारत आते हैं। भारत आने का क्रम है। और सबसे अंत में प्रमुख कंपनी के रूप में फ्रांस आता है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांस, जो कि 1664 में आता है। इंग्लिश आते हैं 1600 में। तो यहां पर आप देखेंगे, यहीं पे थोड़ा इसको ऊपर अगर ले ले, आप इसको थोड़ा ऊपर ले ले, देखिए ये यहां पर है डच और ये है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लिश है यहां पर, ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटेन है, ये डच है, जिन्हें हम कहते हैं नीदरलैंड वाले। नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। ये डच और ये ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए प्रमुख कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं, फिर डच आते हैं 1595-96 में, फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 में, और फिर फ्रांस आता है 1664 में। लेकिन देखिए, फ्रांस के पहले डेनमार्क भी आता है, ठीक है ना, जो कि 1616 में आया था। और फ्रांस के बाद स्वीडन भी आता है जो 1731 में आया था। लेकिन यहां हम 4 प्रमुख कंपनियों की बात कर रहे हैं, जिसमें ये 4 प्रमुख कंपनियां, अगर क्रम दे दिया जाए इस तरह से, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांसीसियों में से किस क्रम में ये भारत आए, तो इसका क्रम यही होगा। लेकिन कई बार बीच में यहां पर डेनमार्क दे देगा। तो अंग्रेजों के बाद डेनिश यानी डेनमार्क वाले आए थे, ठीक है ना, 1631 में। और उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, और फ्रांसीसियों के बाद 1731 में आता है स्वीडन। तो यही 6 कंपनियां आई थी, लेकिन 4 प्रमुख कंपनियां यही हैं जिन्हें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल में। अगर क्रम में दे दे कि क्रम क्या होगा, पूरा क्रम अगर दे दे, तो पूरे क्रम को अगर आप देखें तो पूरा क्रम यही होगा। सबसे पहले पुर्तगाली, पी स्टैंड्स फॉर पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, उसके बाद डेनिश यानी डेनमार्क, मैं ऐसे कर देता हूं डेनमार्क, और फिर फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और तब अंत में एस फॉर स्वीडन। तो वास्तव में एक्चुअल क्रम ये है। अगर इनको इंक्लूड करके, डेनमार्क और फ्रांसीसियों को इंक्लूड, डेनमार्क और स्वीडन वालों को इंक्लूड करके अगर सवाल बनाता है, तब आपको इस क्रम पे जाना होगा। अगर कह दे कि भाई फ्रांसीसी जो थे वो भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में 4थे नंबर पर थे, तो प्रमुख कंपनियों में तो ये फ्रांसीसी 4थे नंबर पर है। लेकिन अगर आप वास्तव में क्रम देखें, अगर वहां पे डेनमार्क दिया रहता है तो डेनमार्क 4थे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है फ्रांस, और 6ठे नंबर पर है स्वीडन। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, अगर इन चारों के बारे में बात होती है तो भारत आने का क्रम यूरोपीय देशों का यह होगा। अगर इस तरह का क्रम देता है तो फिर आप इस क्रम से चलेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच,
फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडन। ठीक है, यहां पर देखिए कि अगर आपको डेनमार्क और स्वीडन की बात करनी हो तो देखिए ये है डेनमार्क, यहां पर यूरोप में देखेंगे तो यही यहां पर डेनमार्क है, ये डेनमार्क हो जाएगा यहां पर। और आप यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में चलेंगे थोड़ा तो यहां पर दो देश दिखाई देंगे, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। तो यही स्वीडन है जो कि अंतिम कंपनी के तौर पे या छठे कंपनी के तौर पे भारत आता है। तो ये डेनमार्क और स्वीडन को हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, इसलिए हम इन चार प्रमुख कंपनियों को ही लेते हैं। तो देखिए चार प्रमुख देश यानी यूरोपीय देश जो भारत आते हैं उनके भारत आने का क्रम ये होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इन देशों ने भारत, देखिए ये यूरोपीय देश हैं, यूरोप के पूर्व में है भारत और इधर कुछ और देश हैं, इंडोनेशिया और ये सब है। तो इन देशों ने भारत और पूर्व से व्यापार के लिए अपनी अपनी कंपनियों का भी गठन किया। तो उन कंपनियों के गठन से भी सवाल आ जाता है। जैसे पुर्तगालियों ने 1498 में ही पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स ने 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। डचों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और फ्रांसीसियों ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो इस तरह से प्रमुख यूरोपीय देशों के भारत आने के क्रम पे भी सवाल बनता है और उनके कंपनियों के गठन पे भी सवाल बनता है। बस यहां पर इन दोनों क्रमों पर आपको बस एक बात पे ध्यान देना है कि देखिए डच जो हैं एक देश के तौर पर भारत में आते पहले हैं, किससे? अंग्रेजों से। हाँ देखिए, डच आने के क्रम में अंग्रेजों के पहले आते हैं। आने के क्रम में अंग्रेजों का जो क्रम है वो तीसरा है। लेकिन जहां तक कंपनियों के गठन का सवाल है, देखिए अंग्रेजों की कंपनी का गठन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हो जाता है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये ट्विस्ट है थोड़ा सा, तो इस ट्विस्ट पे भी सवाल आ जाता है। कई बार आप इस क्रम को याद रखेंगे केवल या इस क्रम को केवल याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि कंपनियों के गठन का क्रम बताएं, तो उसमें अगर आप इस क्रम पे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस क्रम में तो डच पहले आते हैं, अंग्रेज बाद में आते हैं डचों के। लेकिन कंपनियों के गठन के क्रम पे जाएं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में होता है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में होता है। तो अंग्रेजों की कंपनी का गठन डचों से पहले हो जाता है। तो डच आते पहले हैं अंग्रेजों के, लेकिन उनकी कंपनी का गठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद होता है। तो यहां से ट्विस्ट होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें यह जानना भी जरूरी है कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहला देश है। पुर्तगाल जो है सबसे पहला देश है जो कि समुद्र के रास्ते भारत आता है व्यापार के इरादे से। अब देखिए आखिर समुद्री रास्ते की खोज क्यों करनी पड़ी थी यूरोपीय देशों को भारत तक पहुंचने के लिए, तो यहां कुछ चीजों को और समझ लेना जरूरी है, तब यहां पे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए मध्यकाल में दो रूट थे यूरोप से व्यापार के। एक रूट ये सड़क मार्ग था, ठीक है ना, ये मार्ग था भारत, और उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो भारत, अफगानिस्तान, अगर आज का क्रम ले तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और फिर यूरोप। ठीक है, ऐसे लोग यूरोप में पहुंचते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, या फिर इधर से चलेंगे तो तुर्की आएंगे, तुर्की से इराक, ईरान, अफगानिस्तान और फिर भारत, पाकिस्तान आज का पार्ट है ना, उस समय तो ये भी भारत था। तो इस तरह से भारत में आ जाएंगे। तो एक रूट ये था, सड़क मार्ग था, ठीक है, यूरोप से भारत तक का। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आप भारत से चलकर यूरोप पहुंचते हैं तो आपके लिए तुर्की जाना अनिवार्य था। ठीक है, एक रूट तो ये था, और दूसरा रूट क्या था? दूसरा रूट था
ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग है। तो यहां से व्यापार कैसे होता था, देखिए यहां से अरब सागर से सामान को चढ़ाया जाएगा जहाजों में, और ये है फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी से सामान ले जाया जाएगा यहां से सामान चढ़ाकर, या फिर ये लाल सागर रेड सी के थ्रू सामान ले जाया जाएगा। तो ये इधर से ले जाया जाएगा फारस की खाड़ी से या फिर लाल सागर से, और कुछ दूर पानी में जा रहा है, और फिर इस सामान को ये अरबियन पेनिसुला, अरबियन प्रायद्वीप पे ये जमीन पे उतार लिया जाएगा, जमीन पे उतार लिया जाएगा। और फिर कुछ दूर जमीन पे चलने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, तो कुछ देर अरबियन पेनिसुला के थ्रू जमीन पे ले जाया जाएगा सामान, और फिर अरब सागर में भूमध्य सागर में उतार लिया जाएगा, और उन व्यापारिक सामानों को यूरोप के पूर्वी तट वाले देश जैसे हैं इटली, यहां फ्रांस, इन सब देशों पे के बंदरगाह पे उतार लिया जाएगा, और फिर वहीं से पूरे यूरोप में उन व्यापारिक सामानों की सप्लाई होगी। तो इस तरह से मध्यकाल में दो रूप से व्यापार होता था, और व्यापार यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय मसालों का यूरोप में बहुत डिमांड था। क्यों डिमांड था? क्योंकि यहां पर देखिए यूरोप का जो क्षेत्र है वहां ठंड ज्यादा पड़ती है, और यहां के लोग ठंड की वजह से मांस का सेवन करते हैं। उस समय ऐसा वक्त था कि उस समय रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जैसी कोई चीज होती नहीं थी, और यहां के लोग मांस का सेवन करते थे। तो मांस को लंबे समय तक कैसे बचा के रखा जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो मांस को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए ये भारतीय मसालों का उपयोग करते थे, जैसे ब्लैक पेपर, इलायची, खासकर ब्लैक पेपर का। तो इसलिए भारतीय मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में, क्योंकि इन्हें मांस खाने से गर्मी मिलती थी। हाँ, ठंडा क्षेत्र था यूरोप, और ये लोगों को मांस खाने की जरूरत थी, और मांस को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए भारतीय मसालों की बहुत जरूरत होती थी। इसलिए इनके लिए, यूरोपियंस के लिए भारत से व्यापार बहुत जरूरी था। तो इसी दो रास्ते से होते थे व्यापार, एक इस रास्ते से और एक अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग है, एक फारस की खाड़ी और एक रेड सी यानी कि लाल सागर से। तो यही दो मार्ग थे, ये दो मार्ग थे, ठीक है। ऐसे लोग यूरोप पहुंचते थे। और आप यहां अगर सड़क मार्ग की बात करें तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि भारत से चलकर अगर आपको यूरोप पहुंचना है या यूरोप से चलकर भारत पहुंचना है तो आपके लिए तुर्की आना अनिवार्य है, ठीक है, तुर्की आना अनिवार्य है। और यहां पर देखिए ये जो यूरोप है था उस समय, यहां पर एक जगह था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, इसको कहते थे कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया देखिए ये जो है ये है कुस्तुनतुनिया, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कुस्तुनतुनिया अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल, या आज का आधुनिक नाम जो है इसका है इस्तांबुल। आज का ये आधुनिक नाम इसका है, देखिए इस्तांबुल, और आज ये तुर्की के कंट्रोल में है, ध्यान रखिएगा। इस्तांबुल आज का आधुनिक नाम है इसका, कुस्तुनतुनिया का। तो ये जो कुस्तुनतुनिया जो यूरोप में था, यहीं पे पहले लोग पहुंचते थे तुर्की से होकर। कैसे पहुंचते थे तो देखिए, अगर मैं इस फिगर को यहां पर बना लूं, ये देखिए ये है यूरोप और ये है तुर्की, ठीक है, और ये यहां पर हो गया कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये होता क्या था कि लोग तुर्की यहां से चल के ये तुर्की तक पहुंचेंगे, ये तुर्की तक पहुंचेंगे, और यहां पर देखेंगे कि एक तुर्की के जस्ट बाद एक जल संधि आती है। वो जल संधि कौन सी है भाई? तो देखिए ये जल संधि है बास्पोरस की जल संधि, बास्पोरस, ये जल संधि है बास्पोरस जल संधि, ठीक है। तो तुर्की से तक लोग पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए इधर है काला सागर, इधर है मरमरा सागर, इन दोनों को मिलाने वाली एक जल संधि है जिसे कहते हैं बास्पोरस की जल संधि। तो तुर्की से लोग बास्पोरस की जल संधि को क्रॉस करेंगे और पहुंच जाएंगे यहां कुस्तुनतुनिया, और इस तरह से यूरोप में इनकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। या फिर यूरोप से चलेंगे तो कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे, और कुस्तुनतुनिया से
यही बास्पोरस की जल संधि को क्रॉस करते हुए तुर्की में करेंगे और तुर्की से इस रास्ते से होते हुए भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब सड़क मार्ग की बात करते हैं तब यह मध्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में जब व्यापार होता था और लोग यूरोप से भारत और भारत से यूरोप सड़क मार्ग से जाते थे, तो उस समय तुर्की से यूरोप में प्रवेश करने के लिए या यूरोप से तुर्की में प्रवेश करने के लिए किस जल संधि को पार करना पड़ता था? तो बास्पोरस की जल संधि। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बास्पोरस की जल संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए होता क्या था कि मध्यकाल में इन्हीं दो रूट से व्यापार होता था, इस अरब नियंत्रण वाले मार्ग से या इस मार्ग से। अब देखिए ये जो कुस्तुनतुनिया है, ये कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम बैजेंतिया साम्राज्य भी कहते हैं, या जिसे हम जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, या उसे हम बैजेंटाइन अंपायर भी कहते हैं। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य कहें आप बैजेंटाइन अंपायर या आप कहें बैजेंतिया साम्राज्य, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया। तो देखिए ये व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा था। मैं ये बता रहा हूं कि आखिर यूरोपियंस को समुद्री मार्गों के द्वारा भारत पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी, समुद्री मार्गों की तलाश क्यों करनी पड़ी भारत पहुंचने के लिए? तो पहली बात तो व्यापार को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो व्यापार इनका मध्यकाल में चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये दोनों रूट बंद हो जाते हैं। क्यों ये बंद हो जाते हैं? क्योंकि देखिए हुआ क्या कि यहां पर एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है। आप उसको ऑटोमन तुर्क्स भी कह सकते हैं, या उस्मानिया साम्राज्य। तो 1453 में 1453 में आप याद रखिए 1453 में, हाँ, ये उस्मानिया साम्राज्य पहले छोटा था ऑटोमन तुर्क्स, और बाद में ये बड़ा होता जाता है। एक बार इतना बड़ा हो जाएगा, ये एक समय ऐसा होगा कि इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बैजेंटिया साम्राज्य यानी बैजेंटाइन अंपायर पे अटैक करेगा और उसको हरा देगा, और इस तरह से पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाएगा ऑटोमन तुर्क्स का। ठीक है, ऑटोमन तुर्क्स का। तो इस तरह से ये जो तुर्की है, हाँ, ये जो तुर्की है, ये इस कुस्तुनतुनिया को भी अपने अधिकार में ले लेगा और ये कुस्तुनतुनिया के कंट्रोल में चला जाएगा। ये तुर्की जो है ये कुस्तुनतुनिया को अपने अधिकार में ले लेगा और ये कुस्तुनतुनिया चला जाएगा किसके अधिकार में? तुर्की के अधिकार में। तो अब देखिए ये कुस्तुनतुनिया जब तुर्की के अधिकार में चला जाएगा तब क्या होगा? तुर्की का मतलब ऑटोमन तुर्क्स। ऑटोमन तुर्क्स के अधिकार में जब ये कुस्तुनतुनिया चला जाएगा तो ऑटोमन तुर्क्स इधर से इस रूट से व्यापारियों को परेशान करना शुरू करेंगे। इस रूट से जो भी व्यापारी जा रहे हैं तमाम तरह के हेवी टैक्सेस और तमाम दिक्कतें आ जाएंगी व्यापारियों के लिए। ये रूट जो है, इस रूट पर ऑटोमन तुर्क्स जो हैं, चूंकि अब इनके कंट्रोल में चला गया है क्या? कुस्तुनतुनिया। तो अब ये इस रूट पे, इस सड़क मार्ग पर तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करेंगे और व्यापारियों को इतनी दिक्कत होने लगेगी कि व्यापारी इस रास्ते को छोड़ देंगे और इस तरह से ये रास्ता बंद हो जाएगा। एक तरह से इन्होंने बंद ही कर दिया अपने नियंत्रण में। कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को लेकर ले लिया जब इन्होंने ऑटोमन तुर्क्स ने, तो ये इस रास्ते को एक तरह से इतना व्यवधान उत्पन्न किया कि व्यापारियों ने छोड़ दिया व्यापार करना इस रास्ते से, तो ये बंद ही हो गया। तो एक तरह से ऑटोमन तुर्क की वजह से ये रास्ता सड़क मार्ग बंद हो जाता है। उसके बाद एक ही रास्ता बचता है, अरब नियंत्रण वाला मार्ग। लेकिन देखिए जब पहले दो रूट थे यूरोप पहुंचने के, लेकिन जब एक रूट बंद हो जाएगा तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो ये भी तमाम तरह के टैक्स लगाना शुरू करेंगे, व्यवधान उत्पन्न करेंगे, तो व्यापारी इस मार्ग को भी छोड़ देंगे। जब ये दोनों रूट यूरोप पहुंचने के बंद हो जाएंगे तब, चूंकि यूरोपियंस को तो मसाले चाहिए भारत से, तब यूरोपियंस को जरूरत महसूस होगी अन्य मार्गों, इन मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों की, ताकि वो भारत पहुंच सके। तो फिर वो समुद्र, ये देखिए अटलांटिक महासागर है ना, इधर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिलेगा, तो ये इधर से कोशिश करेंगे, समुद्री मार्गों की तलाश करेंगे ताकि वो इस मार्ग से भारत पहुंच सके। और इसमें दो प्रमुख देश सबसे आगे थे,
उस समय। एक था यहां पर स्पेन, ये स्पेन है, और एक है ये पुर्तगाल। तो ये स्पेन है, देखिए पूरा ये जो पार्ट है ये स्पेन है। तो स्पेन और पुर्तगाल, तो सबसे पहले स्पेन से निकलता है कौन? कोलंबस, और वो भारत की खोज में निकलता है समुद्री मार्ग से, लेकिन वो रास्ता भटक जाएगा और वो पहुंच जाएगा अमेरिका। तो वो अमेरिका की खोज कर देगा। और उसके बाद इधर से निकलता है कौन? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा इस रूट से होते हुए ये समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंच जाएगा भारत। एक राजा था पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी, ठीक है, जिसको द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। प्रिंस हेनरी क्या करता था? नाविकों को हमेशा भेजता था कि आप अफ्रीका के पूर्वी तट पे रिसर्च करें और इधर से भारत पहुंचने के मार्ग की तलाश करें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंस हेनरी ने भेजा था, एक नाविक था बार्थोलोमो डियास। देखिए बार्थोलोमो डियास, तो बार्थोलोमो डियास को इसने भेजा था। कैसे भेजा था? प्रिंस हेनरी क्या करता था कि यहां पे रिसर्चर्स को भेजते रहता था, हमेशा भेजते रहता था इस रूट पर, ठीक है। इस रूट पे हमेशा वो भेजते रहता था। पुर्तगाल से लोग निकलते थे, कोई यहां पहुंचा, कोई यहां पहुंचा, कोई यहां पहुंचा, तो ऐसे लोग पहुंचते रहते थे और पूर्वी तट पर अफ्रीका के रिसर्च किया करते थे। और इसी रिसर्च के आधार पर प्रिंस हेनरी ने एक मैप बनवा लिया अफ्रीका के पूर्वी तट का, और वो दिया किसे? इस बार्थोलोमो डियास को, कि आप जाइए और भारत तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। लेकिन बार्थोलोमो डियास केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया, यानी इस पॉइंट तक ही पहुंच पाया, ठीक है, इस पॉइंट तक ही पहुंच पाया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जब यहां पहुंचा तो घना कोहरा, अंधेरा, हाँ, और समुद्री तूफान, बहुत ही खराब मौसम, ठीक है। तो भयंकर अंधकार, रास्ता इसको नहीं सूझ रहा था, लेकिन फिर भी यहां तक ये पहुंचा केप ऑफ गुड होप तक। और यहीं पर चूंकि काफी तूफान था, हाँ, अंधकार था, तेज हवाएं, तो इसने इस जगह का नाम रख दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस पॉइंट को जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इस पॉइंट को पहले बार्थोलोमो डियास ने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, यानी कि इसलिए इसका नाम दिया क्योंकि यहां बहुत आंधी तूफान चल रहा था और उसको रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो देखिए केप ऑफ गुड होप का ही प्रीवियस नाम, पूर्व नाम है केप ऑफ स्टॉर्म। तो आप केप ऑफ स्टॉर्म कहें चाहे केप ऑफ गुड होप कहें, कहीं आपसे पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बार्थोलोमो डियास ने यहां तक का मार्ग तो खोज दिया। अब आप पूछेंगे केप क्या होता है? केप एक ऐसी जगह होती है जहां जहाजों को टिकाया जा सकता है, लंगर डाला जा सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए केप ऑफ स्टॉर्म तक तो पहुंच गया था बार्थोलोमो डियास, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। अब दूसरा नाविक जो है, मैरिनर जो है, इसको मौका दिया जाता है, और यह है वास्को डी गामा। चूंकि यहां तक का रास्ता तो वास्को डी गामा को पता था, तो इसने क्या किया कि यहां तक तो ये बड़ी आसानी से पहुंच गया, यहां तक ये बड़ी आसानी से पहुंच गया वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक। यहां से चला 1497 में और बड़ी आसानी से केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, या केप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इसको रास्ता पता नहीं था, लेकिन सौभाग्य से इसको एक अरबियन पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक से इसकी मुलाकात हो जाती है, और अब्दुल मुनीक जो है इसको गाइड करता है। शायद उसको उसके अरबियन मर्चेंट से भी संपर्क रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है, और उसको भारत तक पहुंचने का रास्ता भी पता था। तो कहा जाता है कि उसी की मदद से यहाँ पे मेडागास्कर है, ये ऐसे मेडागास्कर को यहां से आया, इस मेडागास्कर को क्रॉस करते हुए केनिया पहुंचता है, और केनिया से सीधा पहुंच जाता है भारत। और ये भारत किस जगह पे पहुंचता है? यहां पे वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट पे। वास्को डी गामा कहां पहुंचेगा? कालीकट। कालीकट केरला में है आज, ठीक है। इसका आधुनिक नाम है कोझिकोड, ध्यान रखिएगा। तो यही कालीकट पे पहुंच जाता है कौन? वास्को डी गामा यहां पे पहुंचता है कालीकट पे। आधुनिक नाम इसका है कोझिकोड, ठीक है। तो यहां पर वास्को डी गामा पहुंचेगा। तो इस तरह से वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय बनता है जो भारत पहुंचता है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए
कि पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय जो केप ऑफ गुड होप तक या केप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंचा, तो आप कहेंगे बार्थोलोमेव डियास। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय ये पुर्तगाल है, तो वो कौन था जो भारत पहुंचता है, तो आप कहेंगे वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत पहुंचेगा। और कहां पे पहुंचेगा? कालीकट। कालीकट का आज का नाम, आधुनिक नाम कोझिकोड। कहां पर है ये? तो केरल में है। और ये कौन सा तट है? ये तट है मालाबार तट। इस तट को मालाबार तट कहते हैं, इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किस तट पे पहुंचा था, किस कोस्ट पे पहुंचा था, तो मालाबार कोस्ट पे पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। आपसे पूछा जा सकता है किस तट पे पहुंचा था, तो कहां पहुंचा था, किस तट पे पहुंचा था, तो मालाबार तट पे पहुंचा था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरह से वास्को डी गामा यहां पे पहुंचता है और यहां पर जब आता है तो यहां का शासक जमोरिन है जो इसका स्वागत करता है। हालांकि इसको यहां पर फैक्ट्री या कोठी बनाने की इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए पहले से अरबियन मर्चेंट्स का बोलबाला है, तो शुरुआती दौर में ही जमोरिन अरबियन मर्चेंट्स का की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यहां पर वास्को डी गामा को कोठी बनाने की या फैक्ट्री बनाने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन व्यापार करने की इजाजत दे दी। और इस तरह से वास्को डी गामा ने यहां से तमाम तरह के मसाले खरीदे, जड़ी बूटियां खरीदी, अन्य सामान खरीदे और इसी रूट से वास्को डी गामा पहुंच जाता है पुर्तगाल। और वहां जब ये पहुंचता है तो इसको मुनाफा जो होता है वास्को डी गामा को, इस वास्को डी गामा को जो मुनाफा हुआ 60 गुना, जितना खर्च लगा उस खर्च को काटकर 60 गुना मुनाफा वास्को डी गामा को मिलता है। और ये इस मुनाफे से पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है और इसके बाद अनेकों समुद्री अभियान शुरू होते हैं भारत तक पहुंचने के। तो देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल जो है पहला देश है जो भारत पहुंचता है समुद्री मार्ग से, व्यापार के इरादे से। जब वास्को डी गामा यहां आता है उसी समय उसने ये महसूस किया कि यहां पर हिंद महासागर के क्षेत्र में अरबों का बोलबाला है, अरब मर्चेंट्स का बोलबाला है। उसी समय पहली बार में ही उसने सोच लिया था कि अगर भारत से व्यापार करना है तो यहां पुर्तगालियों को हिंद महासागर पे नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, हिंद के पानी पे नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। पहली बार में ही वास्को डी गामा के ध्यान में ये बात आ गई थी। खैर वास्को डी गामा उस समय आया था तो उसने कोठी तो नहीं बनाई, लेकिन व्यापार किया, सामान खरीदे, पुर्तगाल ले गया, 60 गुना मुनाफा होता है। और वास्को डी गामा जब दोबारा आएगा 1502 में, तो 1503 में वो कोचीन में भारत में एक अपनी फैक्ट्री बनाएगा। तो इस तरह से पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो खुलेगी, कोठी जो खुलेगी, वो वास्को डी गामा के द्वारा खोली जाएगी। कहां पे? कोचीन में, ठीक है, कोचीन में खोली जाएगी। इसी तरफ कोचीन मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए वास्को डी गामा के बाद एक और मैरिनर आता है पेड्रो अल्बरेज। अब ये 1500 में आएगा, 1500 एडी में। तो पेड्रो अल्बरेज भी जब आएगा तो उसका भी अरब मर्चेंट से सामना होगा, ठीक है। और अरबों की नाराजगी उसको भी झेलनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि अरबों के साथ पेड्रो अल्बरेज की झड़प भी होगी और वो क्या करेगा पेड्रो अल्बरेज कि अरबों का एक जहाज उनसे छीन लेगा और किसी भारतीय शासक को गिफ्ट कर देगा। तो इट मींस कि तनातनी अरबों के साथ चल रही थी पुर्तगालियों की और हिंद महासागर में अक्सर झड़पें होती रहती थी। तो पुर्तगालियों का शुरू से ही टारगेट था कि हिंद महासागर पे नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना होगा अगर पुर्तगाल को भारत के साथ व्यापार करना है। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो यही पुर्तगाल है। ये जो मैंने ये वाला पार्ट बनाया है ना, ये पार्ट देखिए, ये पुर्तगाल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पुर्तगाल है, ठीक है। पेड्रो अल्बरेज के बाद पहला गवर्नर भारत में बनकर आएगा पुर्तगाल का, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। और ये आता है कब? तो ये आएगा 1505 में और रहेगा कब तक? 1509 एडी तक।
तो इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहेगा, 1505 से 1509 तक रहेगा। और जब ये आएगा तो ये टारगेट लेके ही आएगा, पहले से ही जो वास्को डी गामा आया है या उसके पहले या उसके बाद जो पेड्रो अल्वारेज आया है, उनकी एक्टिविटीज से और उनकी थिंकिंग से उसको पता है कि हिंद महासागर पे उसको नियंत्रण करना ही है, तभी भारतीयों के साथ वो व्यापार कर सकता है खुल के। तो वो क्या करेगा कि आएगा और सबसे पहले वो कहेगा कि व्यापार किसके साथ करना है, साइड में रखी जाए इस बात को, किस राजा के साथ मिलना जुलना है साइड में रखा जाए, ठीक है ना। कौन सा व्यापार करना है इस बात पे अभी सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की क्या जरूरत है कि किस तरह से इस हिंद महासागर के पानी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। पहले लैंड की जहां तक बात है, व्यापार क्या करना है, किस जगह पे कोठी बनानी है, किस जगह पे कैप्चर करना है, वो जो बाद के हमारे लोग आएंगे ना, गवर्नर उन्नर, वो सब देख लेंगे। मेरा तो एक ही काम है कि पहले हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना है। और इसी के तहत इनकी चूंकि नौसेना पुर्तगालियों की बहुत ही स्ट्रांग थी, ठीक है, नौसेना, इनकी जो नौसेना थी ना, यहां पे नौसेना किसकी, पुर्तगालियों की, पुर्तगालियों की नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी। तो अपने इसी नौसेना के दम पर उसने क्या किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, जो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, उसने क्या किया कि इस पूरे हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में कर लिया। और देखिए एक समय तो ऐसा आएगा जब ये गुजरात का शासक यहां पर है, जिसका अरबों के साथ व्यापार चलता है, ये यहां पर अफ्रीका में मिस्र है, इसका व्यापार अरबों के साथ चलता है, ये तुर्की है, इसका व्यापार अरबों के साथ चलता है। इन तीनों को एक साथ, तीनों के शासकों को एक साथ, इनके कंबाइंड आर्मी को, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देगा। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसने डिफीट कर दिया। एक समय ऐसा आएगा कि तुर्की, मिस्र और गुजरात, देखिए यहां पर तुर्की, मिस्र और ये गुजरात, ये मिस्र, ये तुर्की, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को ये हरा देगा। और इस तरह से एक समय ऐसा आएगा जब हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगेगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने वो काम किया जो जिसके बारे में वास्को डी गामा और पेड्रो अल्वारेज ने आते ही सोचा था कि अगर भारत से व्यापार करना है तो सबसे पहले हिंद महासागर पर नियंत्रण करना पड़ेगा, हिंद महासागर के पानी पर, इंडियन ओशन पर कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने यही किया। वो आता है और अपने स्ट्रॉन्ग नेवी के बल पे, नौसेना के बल पे पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करता है। और एक समय ऐसा आएगा कि तुर्की, मिस्र और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को यह हरा देता है। कहां पे हराएगा? हिंद महासागर में। और उस समय हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर कहा जाने लगेगा। और देखिए इन्होंने यह स्थिति कर दी थी कि यहां पर जब पुर्तगाली सागर, इन्होंने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदल दिया, तो ये किसी भी व्यापारिक जहाज को, किसी के जहाज को यहां पे हिंद महासागर में टिकने नहीं देते थे। इन्होंने एक परमिट, कार्टेज सिस्टम भी चलाया था, कार्टेज सिस्टम। हाँ, ये परमिट देते थे, अगर किसी पुर्तगालियों के अलावा किसी और को हिंद महासागर में अपना जहाज ले जाना है या व्यापार करना है तो पुर्तगाली उसके लिए एक परमिट देते थे, ठीक है ना। बिना परमिट के कोई हिंद महासागर में नहीं उतरता था, वरना ये उसके जहाज को डुबो देते थे, लूट लेते थे। तो एक तरह से हिंद महासागर में इनको समुद्री डाकू कहा जाने लगा था। ये ऐसे हो गए थे पुर्तगाली। तो आप देखेंगे कि जो वास्को डी गामा या पेड्रो अल्वारेज ने आते ही सोचा था, उसको हकीकत में किसने बदल दिया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। उसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी? तो हिंद महासागर के पानी पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो इसने नियंत्रण किया हिंद महासागर के पानी पर, और इनकी छवि ऐसी हो गई जैसे ये समुद्री डाकू हों। पुर्तगाली किसी को टिकने नहीं देते थे यहां पर,
यह कहा जाता है कि यहां तक कि अकबर जो मुगल बादशाह था उसको भी कार्टेज लेना पड़ता था, उसकी भी जहाज यहां पे नहीं चल सकती थी, पुर्तगाली उससे भी कार्टेज का पेमेंट लेते थे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी पुर्तगालियों की। अगर सवाल पूछा जाए तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी हिंद महासागर पर नियंत्रण। कौन ये नीति लेकर आया था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। हाँ, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1505 से 1509। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, हाँ आप यहां पर लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में शांत जल की नीति या नीले जल की नीति। हाँ, इसका मतलब क्या? तो नियंत्रण कहां पे? नियंत्रण हिंद महासागर पे। कौन ये नीति लेकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बाद जो अल्बुकर्क आएगा वो अब लैंड पे वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा और विवाह नीति चलाएगा। आप रेगुलर क्लासेस में मैं बता भी चुका हूं। तो मेन डिफरेंस आप देखेंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर जो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा है वो सिर्फ पानी पे ध्यान केंद्रित करता है, हिंद महासागर पे ध्यान केंद्रित करता है, इसको अपने नियंत्रण में लेता है। और बाद के गवर्नर जो आएंगे वो लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे डिटेल में कि आखिर क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।